प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भू आकृति विज्ञान से संबंधित लास्ट लेक्चर के माध्यम से मैंने न केवल भू आकृति विज्ञान के नेचर को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, बल्कि संक्षेप में मैंने आपको पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए यह भी समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार आप भू आकृति विज्ञान के सेक्शन को दो भाग में यानी दो पार्ट में डिवाइड करके तैयार करेंगे, जिसमें पहले सेक्शन के अंतर्गत आपको अंतर्जनित भू संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना है। और उस सेक्शन को तैयार करते समय आपको यह भी मानकर चलना है कि आप सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी सभी चैप्टर्स को तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनका सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व नहीं होगा, वो मैं क्लास के टॉपिक के डिस्कशन के दौरान क्लियर कर दूंगा। वहीं दूसरा सेक्शन जो है उसका संबंध बहिर्जनित भू संचलन से है। बहिर्जनित भू संचलन मुख्य रूप से वैकल्पिक विषय की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और उसे भी अगर आपको तैयार करना है तो मैंने ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही तैयार करना है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर के माध्यम से हमने आपको क्लियर किया था कि भू आकृति विज्ञान को आसानी से तैयार करने के लिए आपको अपनी तरफ से यह प्रयास करना है कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनके मीनिंग को समझते चलिए, और साथ साथ में जहां तक संभव हो टेक्स्ट को वर्ड्स में कन्वर्ट कीजिए, वर्ड्स के मीनिंग को क्लियर कीजिए, टेक्स्ट को डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए, डायग्राम के साथ जहां हो सकता हो मैप में कन्वर्ट कीजिए, वर्ड्स के अंतर संबंधों को स्पष्ट करने के लिए फ्लो चार्ट बनाइए। और इसी क्रम में मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे आप भू संचलन का वर्गीकरण करते हुए फ्लो चार्ट के माध्यम से आप भू संचलन पर एक टिप्पणी लिख सकते हैं, और डायग्राम को कैसे समझकर आप डायग्राम को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक बेसिक लेवल पर हमने आपको डायग्राम ड्रॉ करके यह समझाने का प्रयास किया था कि पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान से लेकर महासागर के नीतल तक कटक और भ्रंश घाटी जैसे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है, और पृथ्वी की सतह पर इन स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के कारण ही कहीं न कहीं यह स्पष्ट हुआ कि सतह असमांगी है, सतह अस्थायी और परिवर्तनशील है, क्योंकि सतह के अस्थायी और परिवर्तनशील होने के कारण ही इस पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। और किसी भी क्षेत्र में या सतह पर परिवर्तन का मुख्य कारण भू संचलन होगा, और भू संचलन का कारण बल होगा। जहां बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर होने के कारण ही स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्रिया, सुनामी जैसी भूभौतिकी घटनाएं होती हैं। वहीं बल की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी होती है, और पृथ्वी के अंदर की परतों से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। और अंतर्जात बल की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ही आज का लेक्चर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित है। अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न बनता है तो सबसे पहले आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन को स्पष्ट करें, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। या प्रश्न कर सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित किए गए अध्ययन का आलोचनात्मक वर्णन करें, यानी घनत्व पर आधारित अध्ययन की कमी को दूर करते हुए तापमान पर आधारित अध्ययन के द्वारा किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। तापमान पर आधारित अध्ययन की कमी को देखते हुए दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। जब घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं स्पष्ट नहीं हो सकी, तभी भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। इसलिए अगर प्रश्न यह करता है
कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन पर टिप्पणी करें, तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को ही महत्व देना है। और अगर सीधा प्रश्न करता है कि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए भूमिका के रूप में आप घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के बारे में संक्षेप में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यानी सीधी सी बात है, जो इस टॉपिक से यदि प्रश्न किया जाएगा तो उस प्रश्न के केंद्र बिंदु में यही घनत्व पर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित किए गए अध्ययन को ही प्रश्न करते समय आधार बनाया जाएगा। या हो सकता है कि दूसरा प्रश्न आपके सामने कर दिया जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो यह एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप बाद में जब आप अंतर्जनित भू संचलन से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन कर लेंगे तो आप इस क्लासिफिकेशन को बेहतर ढंग से स्पष्ट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि यदि हम इस टॉपिक पर विचार करें तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन ही क्यों करें। हम एक ऐसे क्षेत्र के अध्ययन को महत्व क्यों दें जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अगर यह प्रश्न आप स्पष्ट करते हुए टॉपिक पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक तर्क दे रहे हैं कि क्यों हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना चाहिए। पृथ्वी के अंदर के परतों से उत्पन्न होने वाले अंतर्जात बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए अंतर्जात बल से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानकारी या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाना या करना आवश्यक हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखते समय आप जिस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं वो पहला पॉइंट होगा, यानी अगर आपको भूमिका बनानी हो तो इसमें स्पष्ट करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है। इस प्रश्न को अपनी इंट्रोडक्शन में स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे स्पष्ट करने के लिए दो पॉइंट को यहां पर मेंशन करेंगे। एक कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति अंतर्जात बल के कारण होने से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर इसे आप जैसे मर्जी में वैसे स्पष्ट कर सकते हैं, यानी आपके स्टेटमेंट में यह पॉइंट, यह वर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है और उसका कारण अगर अंतर्जात बल है तो आप कह सकते हैं कि अंतर्जात बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। और अंतर्जात बल की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट भूमिका क्या बनाना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसके बारे में हमारे पास कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा और इसलिए हमें कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक विधियों की सहायता से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सभी यानी अब तक उपलब्ध, आप कह सकते हैं अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां, अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। तो यहां पर दूसरी बात क्या स्पष्ट हो गई
कि आपके आंसर में यह भी होना चाहिए कि क्यों पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। यानी अगर आप इस प्रश्न पर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित पूछे गए प्रश्न को लेकर कोई भूमिका बनाते हैं तो दो ही प्रश्न लोगों के मन में आएगा कि हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में अध्ययन क्यों करें। तो इसके लिए जैसा भी हमने आपको क्लियर किया, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी होने पर ही हम अंतर्जात बल की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, अंतर्जात बल की विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। और तभी चूंकि अंतर्जात बल के द्वारा ही सतह पर अस्तर स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आंतरिक भाग का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा पॉइंट, मानव के लिए पृथ्वी का आंतरिक भाग दृश्यमान नहीं है, इसलिए अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। यह अगर आपसे कहा गया तो कहेंगे कि आखिरकार अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर जो आधारित जानकारी है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन के रूप में देखें तो यह ध्यान रखिएगा, हालांकि अब जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भूमिका बनाने की कोई बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होती, यानी सीधे जो प्रश्न किया जाता है उसका जवाब देना होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है, यानी जब प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रश्न की मांग क्या है, तो हम भूमिका बनाकर उस प्रश्न की मांग को स्पष्ट कर देते हैं। तो एक सीधा सा अर्थ इंटीरियर आ गया और क्लियर नहीं है कि हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, तो भूमिका तो बनानी पड़ेगी। भूमिका बनाते समय कहेंगे कि अर्थ के इंटीरियर पर आधारित अध्ययन में पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत घनत्व पर आधारित अध्ययन किया गया, उसके बाद तापमान और फिर दाब पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न यदि एकेडमिक लेवल पर पूछा जाता है, यानी सेम टॉपिक की तैयारी अगर आप बीए या एमए लेवल पर करते हैं या बीएससी एमएससी लेवल पर करते हैं, तो वहां पर यह भी लिखना आवश्यक हो जाता है कि घनत्व, तापमान या दाब पर आधारित अध्ययन किसने किया। यहाँ पर हमें इस प्रकार के अध्ययन करने वाले लोगों के बारे में या उनका परिचय देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आपको कम से कम शब्दों में यह समझाना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग की विशेषताओं का वर्णन कैसे किया गया। इसलिए आप अनावश्यक जो है आप कह सकते हैं, यहाँ पर अगर उनका ऐसे लिखने लगेंगे तो ये आंसर एकेडमिक लेवल का हो जाएगा, इससे बचना है। और दूसरी तरफ अगर आप पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत घनत्व पर आधारित अध्ययन किया गया, तो घनत्व पर आधारित अध्ययन के बाद ऐसी क्या आन पड़ी, किस कारण से तापमान पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया, और फिर उसके बाद आखिर क्यों फिर दाब पर आधारित अध्ययन किया गया, और इसके बाद यानी पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन करने के बाद फिर सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को क्यों महत्व दिया गया, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को प्राथमिकता क्यों दी गई, और आज अब तक किए गए अध्ययन में भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को सर्वाधिक मान्यता क्यों प्राप्त है। यही इस टॉपिक के डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत यानी इस टॉपिक को तैयार करते समय आपको यही समझना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर जो आधारित अध्ययन किए गए उनमें भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को क्यों महत्व दिया गया, और इसके पहले जो ये बैकग्राउंड है। लेकिन टॉपिक पर आने के पहले जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है कि भूगोल एक ऑब्जर्वेशन साइंस है। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले हम देखते हैं,
फिर कारण खोजते हैं। तो पहले हमें डायग्राम की सहायता से एक बार यह देखना है कि एग्जैक्टली यानी अब तक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन किए गए उसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग को किस प्रकार से सीमांकित किया गया। तो देखिए, फर्स्ट डायग्राम जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, उस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 इसलिए है क्योंकि इसमें आपको फिर से डायग्राम को लैंग्वेज देने का अभ्यास करना है और ऐसा करते हुए धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। यानी मैं चाहूंगा यही कि भू आकृति विज्ञान के टॉपिक को तैयार करते समय आप कम से कम डायग्राम को लैंग्वेज देना सीख जाइए और जो कठिन से कठिन शब्द होते हैं उसको कैसे समझते हैं उसके टेक्निक को भी डेवलप कर लीजिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो आगे इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सोचिए कि यदि हम पृथ्वी की आंतरिक भाग को कुछ इस प्रकार डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसे लेबल करते हैं, तो इस डायग्राम को देखकर आप कह सकते हैं कि कहाँ को किस क्षेत्र को देख रहे हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग को। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को या पृथ्वी के अंतरूप को 3 परतों में सीमांकित किया गया है। अब किसने किया है ये तो बाद में बात आएगी। आपके सामने डायग्राम जो उसको आपने लैंग्वेज दे दिया। सीमांकित वर्ड जब यूज किया जाता है, जब कभी भी हम एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से बांटते हैं तो उसके लिए इस टर्म का यूज करते हैं, सीमांकित। ठीक है, जो विशेषताओं के आधार पर हम अगर बांटने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार का वर्गीकरण देते हैं तो कहते हैं वर्गीकृत किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में सीमांकित किया गया है, जिसमें ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि रासायनिक संगठन और संरचना के आधार पर सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण ऊपरी परत को सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण मध्यवर्ती परत को सीमा और पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसे नीफे यानी निकेल और आयरन से निर्मित परत के रूप में सीमांकित किया गया। समय के साथ नए नए सिद्धांत आए, नए प्रकार के अध्ययन किए गए, संकल्पनाओं का विकास हुआ। उसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक भाग को वर्गीकृत करते समय उसका नाम दिया गया। वर्गीकरण का आधार अलग अलग था। तो देखिए, सियाल को ही क्रस्ट, सियाल को क्रस्ट, सीमा को मैंटल और नीफे को कोर का भी नाम दिया गया। तो ध्यान दीजिए, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो जिसे पहले सियाल परत का कहा गया उसे ही बाद में क्रस्ट का भी नाम दिया गया। इसका मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता अधिक होगी उसे क्रस्ट कहा गया। मध्यवर्ती परत को मैंटल और आंतरिक परत को कोर कहा गया। अब ध्यान दीजिए कि क्रस्ट अब ये तीसरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है समझना कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित परत को स्थल मंडल का नाम दिया गया, लिथोस्फीयर। अब ये एक मैं हिंट दे रहा हूं, उससे आप आगे की चीजों को डेराइव कर सकते हैं कि यदि ये कहूं कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो जैसे आपको यह एक स्टेटमेंट आपके सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट यूज करता है कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं और उसके बाद आपको आगे की इंफॉर्मेशन को डेराइव करना है। तो देखिए अब कैसे डेराइव करेंगे उसे समझने का कोशिश कीजिएगा कि यदि आपसे कहा गया कि क्रस्ट के बाद यह दुर्बल मंडल है, क्रस्ट के बाद दुर्बल मंडल जिसे इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर,
और दुर्बल मंडल के बाद अगर ये मध्य मंडल है, यदि कहा जाए कि ये मध्य मंडल है, मध्य मंडल का क्षेत्र है, और इसके बाद ये अंदर का जो अंदर की परत है वह केंद्र मंडल है। मध्य मंडल को बैरिस्फीयर, मध्य मंडल को मेजोस्फीयर और केंद्र मंडल को बैरिस्फीयर भी कहते हैं। अब यहां समझिएगा, यदि आप यह पहले से अगर आपको यह हिंट है कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, तो ऑलरेडी आपने स्थल मंडल के अंतर्गत किसको शामिल किया यह समझ गए, ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को। तो बचा क्या, ऊपरी मेंटल का निचला परत। तो कहेंगे ना कि इसका मतलब यह है कि ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल कहते हैं। अब अगर ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल कहेंगे, स्थैनोस्फीयर कहेंगे, तो फिर बचा क्या, लोअर मेंटल। तो कहेंगे लोअर मेंटल को कहीं ना कहीं अगर यहां देखा जाए अपर मेंटल के बाद ये लोअर मेंटल की बात करें, लोअर मेंटल, ये सब लोअर मेंटल का क्षेत्र है। तो लोअर मेंटल कहेंगे, लोअर मेंटल को ये मध्य मंडल कहते हैं और कोर को केंद्र मंडल कहते हैं। सिंपल सी बात देखिए, डायग्राम ड्रॉ किए, डायग्राम को अंडरस्टैंड किए, और जैसे मैंने कहा वैसे अगर आप अंडरस्टैंड किए फिर एक बार अपने समझ को व्यवस्थित कर लीजिए। यानी आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में सीमांकित किया गया है, जिसमें ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। सियाल को ही क्रस्ट, सीमा को मेंटल और नीफे को कोर कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल, ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल, लोअर मेंटल को मध्य मंडल और कोर को केंद्र मंडल भी कहते हैं। तो आपने क्या किया, एक सामान्य जानकारी ली, यानी टारगेट सेट कर रहे हैं कि फाइनली पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित किए गए अध्ययन के द्वारा किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग को सीमांकित किया गया। यानी समय के साथ जो है, समय के साथ कॉन्सेप्ट चेंज करता गया और सीमांकन या वर्ग क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण का आधार भी क्या हो गया, बदलता गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपके पास 2 विकल्प हैं। एक है कि अगर कोई कहे कि क्रस्ट का विस्तार कहाँ तक होगा, तो आप मोटाई बोल सकते हैं कि सतह से लेकर 30 किलोमीटर की मोटाई तक, 40 किलोमीटर की मोटाई तक। और दूसरा विकल्प है कि आप इस डायग्राम के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के विस्तार को स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे यदि कहा गया ये क्रस्ट है, यह मेंटल है और यह कोर है। अब अगर क्रस्ट और मेंटल के बीच में कोई एक ऐसी परत दिखाई दे, मेंटल के मध्य में भी कोई ऐसी परत दिखाई दे, कोर में भी ऐसा, तो ध्यान दीजिए, एक वर्ड है जिसे कहते हैं असांतत्य। असांतत्य इंग्लिश में कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो जब किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कि यह ए है और यह बी है, और ए और बी के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र है जहां ए और बी दोनों की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हो, उसे हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। यानी भूगोलवेताओं के अनुसार संक्रमण क्षेत्र का संबंध एक ऐसे क्षेत्र से होता है, जहां एक साथ एक से अधिक विशेषताएं देखने को मिलती है, यानी एक साथ एक से अधिक क्षेत्र की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ ए और बी दोनों की विशेषताएं देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ा सा कठिन होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ तक ए की विशेषता देखने को मिल रही है, कहाँ के बाद बी की विशेषता। तो ऐसी स्थिति में हम डॉटेड लाइन के द्वारा एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्रस्ट, तो जब सतह से आप क्रस्ट से होते हुए मेंटल की ओर जाएंगे, तो क्रस्ट में भी क्रस्ट के ऊपर की परत से नीचे की परत की विशेषताओं में विभिन्नता देखने को मिलती है, और इस आधार पर जो अपर क्रस्ट को, यानी क्रस्ट के ऊपरी परत को नीचे की परत से अलग करता है, उस असांतत्य को कोनुरड
कोनोरॉइड असांतत्य कहते हैं, कोनोरॉइड असांतत्य। उसके बाद जैसे ही आप क्रस्ट से मेंटल की ओर आएंगे तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाले असांतत्य को मोहो असांतत्य कहते हैं, मोहो असांतत्य, MOHO। अब ये अपर मेंटल है और कौन सा ये मेंटल है, लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाले असांतत्य को, अलग करने वाले असांतत्य को रिपिति असांतत्य कहते हैं। अब सोचिए, मेंटल से जब आप कोर की तरफ आइएगा तो कोर की तरफ आने पर यह जो असांतत्य है इसे गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं, गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं। गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद ये कोर का बाहरी परत है आउटर कोर और ये अंदर का परत है इनर कोर। तो बाह्य और आंतरिक कोर को अलग करने वाले असांतत्य को कहते हैं लेहमन असांतत्य, लेहमन असांतत्य। अब ध्यान दीजिए, यदि सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जाते हैं, अब इस पर ध्यान मत दीजिए कि केंद्र तक जा रहे हैं तो कितनी गहराई तक जा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि गुटेनबर्ग असांतत्य है ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर है, उसके बाद ये आउटर यहाँ पर गए हैं तो लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई पर है, ये लगभग 6371 किलोमीटर की गहराई पर है। तो ये सब बात की बातें हैं। हो सकता है कि आप ये गहराई को याद करने के चक्कर में असांतत्य को लेकर ही कंफ्यूज कर जाएं और असांतत्य के बारे में जानना आपके लिए अधिक आवश्यक है। ये सब डेप्थ जो दिया जाता है इससे एक सेंस बनता है कि अच्छा कहाँ तक विस्तार है। अब सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक अगर हम जाते हैं तो ये जो असांतत्य है इनका सही क्रम क्या होगा, कहेंगे पहले कोनोरॉइड, फिर मोहो, फिर उसके बाद रिपिति, फिर गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग के बाद लेहमन, ऐसे क्रम मिलेगा। यानी ये भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक क्रम में जो देखने को मिल रहा है उसी क्रम में, जिस क्रम में जा रहे हैं उसी क्रम में देखिए, उसी क्रम में सोचिए। यानी सभी कुछ एक ही सीक्वेंस में होगा तो सोचने, समझने और रिटेन करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और ऐसे में प्रीलिम्स के लेवल पर भी अगर कोई क्वेश्चन करेगा, इंटरव्यू में भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि असांतत्य का सही क्रम बताइए तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब सोचिए, अब आपसे कोई कहेगा कोनोरॉइड असांतत्य किसे कहते हैं, तो कहेंगे ना कि कोनोरॉइड असांतत्य क्रस्ट के ऊपर की परत को नीचे की परत से अलग करता है। क्योंकि बेसिकली क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जो दो बड़े क्षेत्र को अलग कर रहा है। मोहो असांतत्य क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, रिपिति असांतत्य मेंटल के ऊपर की परत को नीचे की परत से अलग करता है। और वहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि रिपिति असांतत्य के बाद गुटेनबर्ग असांतत्य मेंटल को कोर से अलग करता है और लेहमन असांतत्य बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है, इस आधार पर आप सिर्फ क्रम जानते रहेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कौन सा असांतत्य किस परत को किससे अलग करता है। दूसरे नंबर पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप सतह से केंद्र तक जाते हैं, सतह से केंद्र तक जाते हैं तो इसके आधार पर यह भी कह सकते हैं कि क्रस्ट का विस्तार सतह से लेकर मोहो असांतत्य तक होता है, मेंटल का विस्तार मोहो से लेकर गुटेनबर्ग असांतत्य तक होता है और कोर का विस्तार गुटेनबर्ग से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। अब यहां समझिएगा कि सतह से लेकर गुटेनबर्ग असांतत्य तक यानी क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं। हम लोग यहाँ सामान्य विशेषताओं की बात कर रहे हैं। किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा मेंटल के पदार्थ तरल अवस्था में भी होते हैं, तो वो एक विशिष्ट परिस्थिति होती है, वो मेंटल की सामान्य विशेषता नहीं है। तो ऐसी गलतियां यहाँ नहीं कीजिएगा, बल्कि ये कहेंगे कि अगर हम सामान्यता कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ जो है कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। वहीं आउटर कोर बाह्य कोर के पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। और इनर कोर के पदार्थ जो होते हैं, आंतरिक कोर के पदार्थ, अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो जमी हुई अवस्था में, विज्ञान की भाषा में जमी हुई अवस्था में। और वहीं अगर आप आम आदमी की भाषा में कहें तो कह सकते हैं ठोस अवस्था में होता है। ये एक सामान्य जानकारी थी, हमें यही प्रूफ करना है। यानी जो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इसे ही हमें एक एक करके प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर दें
कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में क्यों हैं, आउटर कोर के पदार्थ तरल अवस्था में क्यों हैं और इनर कोर के पदार्थ जमी अवस्था में क्यों हैं। तो इसका मतलब कि आपसे कोई कहेगा ना कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो भूकंप शास्त्र या तापमान घनत्व दाब पर आधारित अध्ययन आखिर कौन से अध्ययन के द्वारा ऐसा स्पष्ट किया है, इसके बारे में ही अब हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब तक हमने क्या किया, आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, मतलब पहले टारगेट सेट कर लिया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कैसे क्लासिफाई किया गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी मैटर को पढ़िए तो आप अगर किसी भी नोट्स को पढ़ते हैं या मटेरियल को पढ़ते हैं, तो अगर आप कंक्लूजन पढ़ेंगे, निष्कर्ष का जो पैराग्राफ होगा वो पढ़ेंगे, तो आपको ये स्पष्ट होगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अंततः क्या समझेंगे। और जब भूमिका को पढ़ेंगे तो आपको यह क्लियर होगा कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान कितने प्रकार के प्रश्नों का जवाब मिलेगा। यानी इंट्रोडक्शन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसका जवाब खोजने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और कंक्लूजन में ये पता चल जाता है कि फाइनली हम कहाँ पहुंचे हैं। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आते हैं, जिससे कि हमें पता रहता है कि हमारा ओरिजिन्स के बाद डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ तक पहुंचना है। तो इसको कुछ ऐसे कंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के कारण यह स्पष्ट होता है कि सतह अस्थायी और परिवर्तनशील है। अंतर्जात बल के कारण ही सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। अंतर्जात बल की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानवों के लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित सूचनाओं के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक भाग का वर्णन कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसलिए ही अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। पृथ्वी की आंतरिक भाग पर आधारित अध्ययन की बात करने के पहले एक सेंस क्या बना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में सीमांकित किया गया है, जिसमें ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। सियाल को ही क्रस्ट, सीमा को मेंटल और नीफे को कोर कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल और ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल कहते हैं, जबकि लोअर मेंटल को मध्य मंडल और कोर को केंद्र मंडल कहते हैं। कोनोइड असांतत्य क्रस्ट को के ऊपर की परत को नीचे की परत से अलग करता है। मोह असांतत्य क्रस्ट को मेंटल से, रिपति मेंटल के ऊपर की परत को नीचे की परत से, गुटेनबर्ग मेंटल को कोर से अलग करता है, जबकि लेहमन असांतत्य बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है। सतह से लेकर गुटेनबर्ग असांतत्य के परत ठोस अवस्था में है, वहीं क्रस्ट यानी गुटेनबर्ग से लेहमन असांतत्य के परत तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर के पदार्थ जमी या ठोस अवस्था में। तथ्यात्मक जानकारी। अब इसे हमें प्रूफ करना है कि आखिर हम किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन करते समय, यानी पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन करते समय घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। यानी सबसे पहले घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी का औसत घनत्व निकाला गया। पृथ्वी का औसत घनत्व निकाला गया। अब ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी का औसत घनत्व है उसे निकालते समय आप समझ सकते हैं कि जब हम डेंसिटी निकालते हैं तो मास और वॉल्यूम के आधार पर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आसान है कि हम पृथ्वी के कुल द्रव्यमान, टोटल मास और टोटल वॉल्यूम के द्वारा पृथ्वी का औसत घनत्व निकाल सकते हैं। अब यह आपको नहीं सोचना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कैसे निकाला गया, बल्कि हमें यह सोचना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व अगर निकाला गया तो कितना निकाला गया, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखिए, उसी तरह पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत यानी क्रस्ट का औसत घनत्व निकाला गया, तो
तो आप समझ सकते हैं कि क्रस्ट का औसत घनत्व भी निकाला जा सकता है, क्योंकि सतह की ऊपरी परत के किसी एक टुकड़ा को लेंगे, उसका अपना मास होगा, उसका अपना वॉल्यूम होगा और उसके आधार पर हम डेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो जब क्रस्ट का औसत घनत्व निकाला गया तो यह देखा गया कि 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। अब यहां समझिएगा, एक बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर आप आगे की चीजों को डिराइव कर सकते हैं कि जब कभी भी हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालते समय हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होता है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी का एवरेज निकालना है तो उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ एवरेज, यदि यहाँ एवरेज 5.5 है, यदि यहाँ एवरेज 5